केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना कई लोगों को ये बड़ा मुश्किल काम लगता है ना। लेकिन सोचिए, अगर ये महज एक काम ना हो बल्कि यूनिवर्स की एक बहुत ही फंडामेंटल पहेली को सुलझाने जैसा हो, तो चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे केमिस्ट्री की इस दुनिया में केओस से ऑर्डर लाया जाता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें दुविधा क्या आती है। इसके बाद हम इसका समाधान करने का तरीका सीखेंगे, एक छोटी सी मास्टर क्लास भी होगी और आखिर में हम पहुंचेंगे इसके फाइनल वर्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक मौलिक नियम की। वो नियम जो केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं एक अटूट कानून है, वो नींव जिस पर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। अच्छा, उस नियम की गहराई में जाने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। एक केक बनाने में और एक केमिकल रिएक्शन में क्या कॉमन हो सकता है? भाई, दोनों में ही हम कुछ चीज़ों से शुरू करते हैं और कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुछ भी बस यूं ही हवा में गायब नहीं हो जाता। और यहीं पर नेचर का सबसे बड़ा नियम आता है सामने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब बड़ा सीधा है कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। मतलब जितने एटम्स के साथ रिएक्शन शुरू हुआ था, ठीक उतने ही एटम्स आखिर में भी होने चाहिए। और बस यही वो वजह है जिसके लिए इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। तो फिर दुविधा क्या है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम जो इक्वेशंस लिखते हैं वो इस यूनिवर्सल लॉ को तोड़ते हुए नजर आते हैं। ये तो नेचर के कानून के खिलाफ जाने जैसा हुआ, है ना? चलिए देखते हैं कि असल में ये दिखता कैसा है। तो देखिए, एक बैलेंस्ड इक्वेशन में दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स बराबर होते हैं। ये लॉ को फॉलो करता है। लेकिन एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसे स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, उसमें एटम्स बराबर नहीं होते। ये बस ये बताता है कि रिएक्शन में कौन कौन है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने हैं। मतलब ये एक अधूरी कहानी है और हमें चाहिए पूरी कहानी। और मजे की बात यह है कि ये जो परिभाषाएं हैं, ये सीधे सोर्स नोट से ली गई हैं। ये दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना फंडामेंटल है, कितना जरूरी है। ये कोई बनाया हुआ नियम नहीं है, ये तो केमिस्ट्री की एकदम जड़ है। तो सवाल ये उठता है कि इन अधूरी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को ठीक कैसे किया जाए? इसके लिए केमिस्ट्स एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाते हैं। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये पक्का करने के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो हो। इसे एक टूल किट की तरह समझ सकते हैं। और देखिए, इसके नाम हिट एंड ट्रायल पर मत जाइएगा, ये कोई तुक्ता लगाने वाला खेल नहीं है। ये एक पूरी तरह से लॉजिकल प्रोसेस है। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इस टूल किट को सीधे एक्शन में देखते हैं। हम सोर्स नोट से ही लिया गया ये एक इक्वेशन लेंगे और इसे स्टेप बाय स्टेप एक साथ बैलेंस करेंगे। शुरू करें। ओके, तो स्टेप 1, सबसे पहले हर फॉर्मूले के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। और सबसे जरूरी बात, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं बदलना है। इसका मतलब यह है कि हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, जैसे H2O को H2O2 नहीं कर सकते। हम बस ये बदल सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे 2H2O या 3H2O। ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, अब आता है स्टेप 2। अब हमें दोनों तरफ के एटम्स को गिनना है, बिल्कुल एक जासूस की तरह पता लगाना है कि गड़बड़ कहां और कितनी है। और ये रही हमारी लिस्ट। टेबल में साफ दिख रहा है कि मामला कहां गड़बड़ है। देखिए, आयरन यानी Fe लेफ्ट साइड पर 1 है, राइट पर 3। ऑक्सीजन लेफ्ट पर 1 है, राइट पर 4। हाइड्रोजन वो अभी के लिए बैलेंस्ड दिख रहा है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्ट्रैटेजी ये है कि हम सबसे बड़े कंपाउंड से शुरू करते हैं, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हों। यहां वो है Fe3O4। इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और लेफ्ट साइड में सिर्फ 1। तो चलिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O के आगे 4 लगा देते हैं। तो अब इक्वेशन बन गया Fe + 4H2O प्रोडक्ट Fe3O4 + H2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन रुकिए, अब अगर हम एटम्स को दोबारा गिने तो एक प्रॉब्लम हो गई। ऑक्सीजन को ठीक करने के चक्कर में हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। अब लेफ्ट साइड में 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन एटम हो गए और राइट साइड में सिर्फ 2 हैं। पर कोई बात नहीं, ये इस ट्रायल मेथड का हिस्सा है, एक एक करके सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए, इस पजल के बाकी टुकड़े भी अपनी जगह पर लगाते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में 8 हैं, तो राइट में भी 8 चाहिए। तो हम H2 के आगे 4 लगा देते हैं। हो गया बराबर। अब बचा आयरन। राइट में 3 है,
तो बस लेफ्ट वाले Fe के आगे 3 लगा दीजिए और बस। और ये रहा हमारा फाइनल परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। 3Fe plus 4H2O ट्रांसफॉर्म्स इनटू Fe3O4 plus 4H2O। अब हर एलिमेंट के एटम्स दोनों तरफ बिल्कुल बराबर हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, मतलब कियोस से ऑर्डर आ चुका है। पजल सॉल्व हो गया। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में केमिस्ट्री की भाषा है। जैसा कि सोर्स नोट्स में लिखा है, इसे हिट एंड ट्रायल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सबसे छोटे होल नंबर कोएफिशिएंट से इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक बैलेंस्ड इक्वेशन असल में हमें यह बताता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, एकदम सटीक, एकदम व्यवस्थित और लॉजिकल तरीके से। ये उस छुपे हुए कोड को समझने जैसा है जो हर मैटर को कंट्रोल करता है, और यही लॉजिक, यही ऑर्डर केमिस्ट्री को इतना फैसिनेटिंग बनाता है।